अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे बारे में क्या हिदायत हैं? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत ज़रूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए बोला, इस सिलसिले में तुम ज़रूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फ़ोन पर बात करेगा। मैंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गया? वो तो अपने वतन अजीज़ में है। एजेंट बोला, वो वहीं से तुम्हारे साथ बात करेगा। बेड के पास तपई पर फ़ोन पड़ा था। उस फ़ोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा, क्या वो मुझे तफसील से कुछ बता नहीं सकता? उसने जवाब दिया, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। और हाँ, सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फ़िक्र न करो। अब वो तुम्हारा दर्द सर नहीं बल्कि हमारा दर्द सर है। हमने उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सफारती सतह पर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त है और बिरादर इस्लामी मुल्क है। हमें उसकी इज़्ज़त और वक़ार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फ़ोन के पास ही बैठे रहना। मैं सोनिया के लिए नाश्ते का केक अभी आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायज़ा लिया। बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर, तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि यह मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशन चल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फ़ोन की घंटी बोल उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। इसके साथ ही हमारा एजेंट भी कमरे में आ गया। उसने फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, यह तुम्हारा ही फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरा कोड नंबर है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज़ पहचान ली थी। ये हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की आवाज़ थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने उनका कोड नंबर सुन लिया था। ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है। वो जैसा कहे वैसे ही करना। तुम जो चीज़ अपने साथ लाए हो वो उसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुंच जाएगी। क्या तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज़ खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज़ हवा में गायब होकर बिखर जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार है। वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का रब्ता यकलख्त मुनक़ते भी हो जाता था। चौधरी साहब की आवाज़ आई, तुम्हारी खिदमत वतन के लिए बहुत कीमती हैं, हम उनकी कदर करते हैं। अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं आया। हमारा आदमी नंबर तुम्हें सब कुछ बता देगा। खुदा हाफिज। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया। अपना एजेंट मेरे करीबी सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। मैंने बेजारी से कहा, सारे मिशन अहम और नाजुक होते हैं। उसने सिगरेट की राख स्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, जब तुम्हें नए मिशन की तफसीलात बताई जाएंगी तो तुम खुद ही कह उठोगे कि यह बड़ा मुश्किल मिशन है। उसने जैसे मेरे तजर्बे और मेरे कमांडो की हैसियत से मेरी जुर्रत और महारत को चैलेंज किया था। मैंने कहा, माफ़ करना भाई, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं होता। वो मुस्कराया, सोफे से उठा और बोला, तुम्हारा नाश्ता आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाश्ते के बाद कुछ देर इस बिस्तर पर लेट कर आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। सोनिया की फ़िक्र न करना, वो यहाँ से एक फैमिली की ख़वातीन में पहुँचा दी गई है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। अपने बॉस चौधरी साहब से बात करने के बाद मुझे सोनिया की जानिब से इत्मीनान हो गया था कि एक तरह से वो पाकिस्तान पहुँचा दी गई थी। इन लोगों का तरीक़ाकार भी मेरे लिए कोई अजनबी नहीं रहा था। ये ऊंची सतह की सफारतकारियाँ थीं। ऊपर की सतह पर दो दोस्त मुल्क गैर मुल्क में रहते हुए भी एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं और अपने महदूद वसाइल और इख्तियारात के अंदर रहते हुए एक दूसरे के काम आते हैं। हमारे दोस्त मुल्क का हाई कमिश्नर भी इन्हीं असूलों पर कारबंद रहते हुए हमारे काम आ रहा था। उसकी वसासत से 2 रोज़ बाद सोनिया वापस पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरा मसला भी ज्यों का त्यों था। यह बात मुझ पर वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि मेरा मिशन क्या है और ये किस किस्म का मिशन है कि जिसके लिए मुझे यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। एक हफ्ता गुजर गया। इस असना में हिदायत के मुताबिक मैं कौंसल जनरल की रिहाइश गाह वाले गेस्ट रूम में ही रहा। सिर्फ एक मुलाजिम मुझे चाय और खाना और ज़रूरियात की अशिया दे जाता था। 8वें रोज़ हमारा एजेंट आ गया। उसके हाथ में एक बरीफ केस था। बहुत जी चाह कि उससे पूछूं कि मुझे कब तक इस बेडरूम में बंद रखा जाएगा, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मेरे करीबी सोफे पर बैठ गया। उसने भी मेरी कैद तन्हाई के बारे में कोई बात ना की। बरीफ केस को खोला
اور اس میں سے ایک پاسپورٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا یہ تمہارا پاسپورٹ ہے۔ میں نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا، یہ پاسپورٹ انڈین گورنمنٹ کے محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے ایشو کیا گیا تھا۔ اس پر میری اس حلیے کی تصویر لگی تھی جس حلیے میں اس وقت تھا۔ میری تصویر کے نیچے جوگندر سنگھ لکھا تھا، باپ کے نام کی جگہ دھرمیندر سنگھ لکھا تھا۔ میری تصویر ہمارے ایجنٹ نے میرے یہاں آنے کے دوسرے روز یہ کہہ کر بنوا لی تھی کہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بریف کیس میں 2 رسالے، ایک کتاب اور ایک نوٹ بک تھی۔ ایجنٹ نے نوٹ بک کھول کر مجھے دکھائی اور کہا کہ اس میں دلی اور امرتسر کے فرضی بیپاریوں کے نام اور ان کے فرضی ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس لکھے ہیں۔ ایک فائل بھی تھی جس میں مانچسٹر کی کسی فرم کے لیٹر پیڈ پر آفیشیل خط لکھے تھے جن میں مال جلد سپلائی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ فرم ہوجری کا سامان انڈیا سے درآمد کرتی تھی۔ ایجنٹ نے بتایا کہ ان کاغذات کی پڑتال نہیں ہوگی، یہ ویسے ہی احتیاط کے طور پر میرے ساتھ کر دیے گئے ہیں۔ اصل کام لندن پہنچ کر شروع ہوگا۔ پاسپورٹ پر لندن ایئرپورٹ کی انٹری کے علاوہ بھارت میں برٹش کونسل جنرل کے آفس کی طرف سے جاری کیے گئے ویزے کی مہریں بھی لگی تھیں، تازہ ویزا بھی لگا تھا۔ یہ سب کام جعلی تھا، مگر اس مہارت سے کاغذات تیار کیے گئے تھے کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس کے باوجود لندن ایئرپورٹ والوں کی عقابی نگاہوں کا خیال کر کے میں نے سوال کر ہی دیا کہ کہیں وہیں بھانڈا تو نہیں پھوٹ جائے گا۔ اس پر اپنے ایجنٹ نے میری طرف سنجیدہ نظر ڈالی اور کہا کہ میرا خیال ہے تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ میرا جہاز رات 9:15 بجے چندی گڑھ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ ہوگا، جہاں رات کے 2 بجے مجھے لندن کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ پکڑنی ہوگی۔ عجیب کشمکش کا عالم تھا۔ مجھے کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ میں لندن میں جا کر کس سے ملوں گا، مجھے کیا کام کرنا ہوگا، لیکن میں خاموش رہا کہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی رکھا ہوگا۔ 2 پسر کے بعد نوکر میرے لیے ایک گرم سیاہ رنگ کی اچکن اور گرم اونی مفلر لے کر آ گیا۔ یہ چیزیں اس نے میز پر رکھ دیں اور بولا صاحب نے کہا تھا کہ یہ پہن لیں۔ یہ تمام لندن کی سردی کے لیے کیا گیا تھا۔ ستمبر کے اختتام پر رات کو ویسے ہی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ میں نے اچکن اور مفلر اپنے بیڈ روم میں لے جا کر بستر پر رکھ دیے۔ 8 بجے نوکر کھانا دے کر چلا گیا۔ 8:30 بجے اپنا ایجنٹ پھر نمودار ہوا۔ اب اس نے مجھے چندی گڑھ سے بمبئی تک کا ایئر انڈیا کا فرسٹ کلاس ٹکٹ دیا۔ بمبئی سے لندن تک کا ٹکٹ تمہیں بمبئی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں مل جائے گا، تم لاؤنج سے باہر مت نکلنا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ بمبئی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ایک فری ڈیوٹی شاپ ہے، وہاں ایک نام کا آدمی تمہارے انتظار میں ہوگا، اور جب میں اس کے اسٹال پر پہنچوں گا تو وہ ڈیوٹی فری اشیاء کی ایک بکلٹ مجھے دے گا۔ اس کو میری تصویر پہنچا دی گئی ہے۔ میں جب اس بکلٹ کو کھول کر اس کی ورق گردانی کروں گا تو اس کے اندر ایک صفحے پر انڈین پوسٹ آفس کی طرف سے جاری کردہ 1 روپے کے ٹکٹ کا آدھا حصہ چسپاں ہوگا۔ پھر اپنے ایجنٹ نے اپنی نوٹ بک کھول کر 1 روپے کے اسٹامپ کا باقی آدھا حصہ نکال کر دیا اور بولا یہ اس ٹکٹ کا باقی آدھا حصہ ہے، تم یہ آدھا ٹکٹ بکلٹ والے آدھے ٹکٹ کے ساتھ رکھ کر بکلٹ اس شخص کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد تم لاؤنج سے نکل کر باہر لابی میں آ کر جہاں پبلک ٹیلی فون لگا ہے اس کے عقب میں کھڑے ہو جانا۔ ڈیوٹی فری شاپ والا آدمی ہمارا اپنا آدمی ہے، وہ تمہارے پیچھے وہاں پہنچ جائے گا اور بمبئی سے لندن تک کا ٹکٹ اور دوسرے ضروری کاغذات اور کچھ پاؤنڈ تمہارے حوالے کر دے گا۔ باقی ہدایات بھی وہیں تمہیں دے گا۔ اب اچکن پہن کر یہ بریف کیس اٹھاؤ اور خاموشی سے باہر سڑک پر نکل جاؤ، وہاں ایک ٹیکسی تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تمہیں ایئرپورٹ پہنچا دے گی۔ خدا حافظ، یہاں میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ اس نے سگریٹ اسٹرے میں مسلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد میں نے اچکن پہنی، مفلر طے کر کے بریف کیس میں رکھا، بریف کیس بند کر کے اٹھایا اور بیڈ روم سے نکل کر سیٹنگ روم میں آ گیا۔ سامنے والا دروازہ کھلا تھا، وہاں کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے قدم اٹھاتا گیسٹ ہاؤس کے عقبی برآمدے سے گزرتا پچھلے باغ والے راستے میں آ گیا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کونسل جنرل کے گیٹ پر پہرا بدستور لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ باہر سامنے سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کوئی ہندو تھا، سکھ نہیں تھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ میں نے کہا ایئرپورٹ چلو۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھے بغیر کہا مجھے معلوم ہے سردار جی، میں ایک کاروباری سکھ کی حیثیت سے نہایت نارمل اور شریفانہ سکھ کے حلیے کے ساتھ ایئرپورٹ ٹرمینل کی عمارت میں داخل ہوا۔ فلائٹ ٹھیک وقت پر روانہ ہوئی۔
बम्बई पहुंचकर मैं हस्ब हिदायत लाउंज में ही कुछ देर बैठा रहा। इसके बाद उठा, टहलता टहलता ड्यूटी फ्री शॉप के काउंटर पर पहुंचा और मुख्तलिफ चीज़ों को देखने लगा। असल में मैं उस दुबले पतले इनक पोश का जायजा ले रहा था जो मुझे दूर ही से देखकर होशियार हो गया था। मैं काउंटर के कोने की तरफ हो गया। उस आदमी ने एक बुकलेट लाकर मेरे आगे रख दिया और कहा, महाराजा, इस किताब में सारी चीज़ों के नाम और कीमतें लिखी हैं। जो चीज़ आप पसंद करें आपको मिल जाएगी। मैंने जेब से ₹1 वाले इंडियन स्टैम्प का आधा हिस्सा निकाल कर अपनी मुट्ठी में संभाल लिया था। बुकलेट को खोलकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। एक जगह कापी के कोने में मुझे ₹1 वाला आधा इंडियन टिकट दिखाई दिया। मैंने उसके नीचे स्टैम्प का बाकी आधा हिस्सा रखकर किताब बंद करके काउंटर वाले को दे दिया। वो बुकलेट को एक तरफ ले गया। अलमारी के पीछे जाकर उसने किताब को खोल कर देखा, फिर उसे मेज़ की दराज में रखा और दराज ही में से एक खाकी रंग का लंबूतरा लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, महराज रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्ड इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस लिफाफे में उसका पूरा लिटरेचर बंद है। आप इसे एक नज़र देख लें, हो सकता है आपके काम है। वहाँ कुछ दूसरे ग्राहक भी थे जिन्हें दूसरा काउंटर बॉय निपटा रहा था। मैंने धन्यवाद कहते हुए लिफाफा जेब में रख लिया और घड़ी देखी। अभी रात के 12 भी नहीं बजे थे। अब मुझे लाउंज से निकलकर बाहर टेलीफोन बूथ के अकब में खड़े होकर इस काउंटर वाले नकपोश शख्स का इंतज़ार करना था। मैं बड़े निपे तले कदम उठाता, बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ लाउंज से बाहर टेलीफोन बूथ के पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मुझे एक तरफ से आता दिखाई दिया। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझसे कोई बात न की, फिर अपनी जेब से एक दूसरा छोटा लिफाफा निकाल कर उसे अपनी कुर्सी पर रखा और आहिस्ता से बोला, यह तुम्हारे लिए है, और उठकर चला गया। मैंने लिफाफा उठाकर जेब में रख लिया। इसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आ गया। दोनों लिफाफे खोल कर देखे। एक में मुंबई से लंदन तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दूसरे लिफाफे में 200 इंग्लिश पाउंड के नोट थे। साथ ही एक पर्ची पर अंग्रेजी में यह तहरीर दर्ज थी, हेथरो एयरपोर्ट से बाहर हो गए तो एक लंबे कद का इंडियन आदमी ब्राउन सूट में मलबूस है, सियाह टाई लगाए तुम्हें गेट के करीब खड़ा मिलेगा। उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगा, उसके साथ चले जाना। मैंने इस तहरीर को जहन में बिठाने के बाद पुर्जे पुर्जे करके सिंक में बहा दिया। टिकट और 200 पाउंड के नोट अपने बटुए में रखे और बाथरूम से निकलकर नेशनल लाउंज की तरफ आ गया। रात के 12:10 हुए थे। लंदन की फ़्लाइट 2 बजे रवाना होने वाली थी। लंदन को जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ फ़िलिपाइन से आ रहा था। मैं एक सतून के पास गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। अभी जहाज़ की तरफ जाने वाले गेट नहीं खुले थे। वो काउंटर भी खाली पड़ा था जहां हमारे टिकट चेक करने के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलना था। लाउंज में ज़्यादा लोग नहीं थे। लंदन जाने वाली कुछ इंडियन, कुछ फ़िलिपाइनी सवारियां अपने अपने सामान के साथ बैठी ऊँघ रही थीं। ठीक 1 बजे काउंटर खुल गया। सामान तोला जाने लगा। मैं भी कतार में जा खड़ा हुआ। एक ठगने कद का सूट में मलबूस पक्की उम्र का आदमी भी कतार में मुझसे पीछे आकर खड़ा हो गया। इस आदमी को मैंने नेशनल लाउंज में आते हुए भी देखा था। वो एक कुर्सी पर अखबार खोले बैठा बज़ाहिर उसे पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नज़रें उसे चार हुई थीं तो वो मुझे देख रहा था। फिर जब मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर गया तब भी वो मेरे करीब से खांसता हुआ गुजरा था। इसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर जब 1 बजे के करीब इंटरनेशनल फ़्लाइट काउंटर खुल गया तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। वो एक तरफ से तेज़ तेज़ कदमों से चला रहा था और सीधा कतार में मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका सांस कदरे फूला हुआ था। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा, आजकल की औलाद का कोई एतबार नहीं है, एक ही पुत्र है, वो भी मुझे छोड़ने नहीं आया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जी ऐसा ही है। उसने कोई और बात की। मैंने कोई जवाब ना दिया। काउंटर पर मेरा टिकट और पासपोर्ट चेक किया गया। ब्रीफ केस को टेक लगा दिया गया। पासपोर्ट पर मुहर लगा दी गई। जब तक इमिग्रेशन वाले इंडियन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और वीज़े को गौर से देखता रहा, मेरी जान अजाब में रही। जब उसने मुहर लगाकर पासपोर्ट और टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड मेरे हवाले किया तो मेरी जान में जान आई। मैंने ब्रीफ केस की पड़ताल करी और इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया। यहाँ पहले ही से काफ़ी लोग मौजूद थे, उनमें गैर मुल्की भी बहुत थे। मैं पिछले ब्लॉक में कोने वाली एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी का एहसास परेशान कर रहा था, जिसको मैंने नेशनल लाउंज और फिर ड्यूटी फ्री शॉप के पास अपने करीब से गुजरते देखा था। मैं कोई नादान और अनाड़ी नहीं था। इंटेलिजेंस वालों की चाल से उन्हें पहचान लेता था। यह शख्स यकीनी तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था और शायद चंडीगढ़ से ही मेरे पीछे लग गया था।
سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ بھی اس فلائٹ سے جا رہا تھا۔ میں نے اس پراسرار شخص کو چمڑے کا سفری بیگ کاندھے سے لٹکایا اندر ہوتے دیکھا تو ایک بار میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کم بخت میرے تعاقب میں تھا۔ میں نے میز پر پڑا اخبار اٹھایا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کا سنڈے ایڈیشن تھا۔ وہی شخص میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیگ اپنے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بولا، سردار جی آپ لندن جا رہے ہیں؟ اب اس سے بچنا مشکل تھا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں جی لندن ہی جا رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں بھی لندن جا رہا ہوں۔ اچھا یہ آپ کا ساتھ رہے گا؟ میں نے پتہ کر لیا ہے، جہاز لیٹ نہیں ہے۔ اس نے بیگ کی زپ کھولی، بیگ میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرنے لگا، پھر بولا ہماری پتنی عین وقت پر چیزیں بھول جاتی ہے۔ دیکھیے نا ٹوتھ پیسٹ اور برش نہیں رکھا اس نے۔ میرا خیال ہے یہاں کاؤنٹر پر مل جائے گا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، میرا بیگ یہیں ہے۔ وہ اٹھا اور دکان کے کاؤنٹر کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اس کے بیگ پر نگاہ ڈالی، وہاں اس کا نام کہیں نہیں لکھا تھا۔ اس شخص کی حرکات سے ثابت ہو رہا تھا کہ یہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ میں کم از کم لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ تک اس کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ آخر میں نے بھی فیصلہ کیا کہ لندن ایئرپورٹ پر پہنچ کر اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور وہیں اس امر کی تصدیق بھی کروں گا کہ یہ شخص واقعی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ اتنے میں وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش لے کر آ گیا۔ بڑا خوش تھا، کہنے لگا، بھگوان کی کرپا سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ مل گئے ہیں، ورنہ سردار جی یہ لوگ اس قسم کی چیزیں انٹرنیشنل لاؤنج میں نہیں رکھتے۔ کیا آپ پہلی بار لندن جا رہے ہیں؟ میں نے اخبار پر نظریں جماتے ہوئے ایسا سے کہا، پہلے بھی جاتا رہتا ہوں جی، کاروبار جو ہے وہاں۔ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو اس نے بیگ میں ڈالتے ہوئے زپ بند کی اور بولا، ضرور آپ کا اسپورٹس گڈز کا کاروبار ہوگا۔ ہمارے ایک سردار جی دوست ہیں، وہ بھی مانچسٹر میں یہی کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں اخبار میں کوئی دلچسپ مضمون پڑھ رہا ہوں۔ وہ بھی خاموش رہا، پھر میز پر سے ایک انگریزی رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ 1:30 پر اسپیکر پر اعلان ہوا کہ بمبئی سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز نمبر تیار ہے۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ گیٹ نمبر 7 پر تشریف لے آئیں۔ یہ اعلان ہندی اور انگریزی میں کیا گیا۔ میں نے اخبار بند کر کے میز پر رکھا بریف کیس اٹھایا اور گیٹ نمبر 7 پر لگی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ نکال کر میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ایئر انڈیا کا جہاز جمبو جیٹ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسافروں سے بھر گیا۔ جب وہی پراسرار ہندو مسافر میری ساتھ والی سیٹ پر آ کر براجمان ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور میرے ساتھ والی سیٹ اس نے خصوصی اختیارات استعمال کر کے حاصل کی ہے، ورنہ وہ کسی دوسری سیٹ پر بھی جا سکتا تھا۔ اب میں محتاط ہو گیا۔ ایک بات واضح تھی کہ کہیں نہ کہیں اسے میری مخبری ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میری مخبری کس حیثیت سے ہوئی تھی؟ کیا مجھے پاکستانی ایجنٹ سمجھا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ اگر مجھے پاکستانی ایجنٹ سمجھ لیا جاتا تو میں بمبئی ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ ظاہر تھا کہ مجھے ایک سکھ ایجنٹ سمجھا جا رہا ہے جس کا تعلق بھارت میں موجود اس سفارت خانے سے تھا جو پاکستان کے دوستوں کی فہرست میں تھا، اور جہاں سے رات کو نکل کر میں چندی گڑھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن اگر یہ انڈین انٹیلیجنس والا لندن میں بھی میرا برابر تعاقب کرتا رہا تو حالات زیادہ سنگین ہو سکتے تھے، کیونکہ اس آدمی کے ساتھی بھی لندن میں موجود ہوں گے۔ یہ لوگ وہاں بھی مختلف انداز سے میرا پیچھا جاری رکھیں گے۔ ان سے بچنے کی بظاہر کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے اپنے آدمی سے مدد لینے کی ضرورت تھی جو ہیتھرو ایئرپورٹ کے باہر براؤن سوٹ اور سیاہ ٹائی میں ملبوس میرے انتظار میں ہوگا۔ لندن تک 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ بیچ میں دبئی اور فرینکفرٹ پر جہاز کو رکنا بھی تھا۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے انڈین انٹیلیجنس کے آدمی نے اپنا نام کیول کرشن ورما بتایا اور کہا کہ وہ مانچسٹر اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے جو وہاں ایک فوڈ اسٹور چلاتا ہے۔ میں اس شخص سے کم بات کر رہا تھا۔ جہاز نے ٹیک آف کیا تو میں نے کھڑکی کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں جیسے میں سونا چاہتا ہوں۔ ورما نے اس کے بعد مجھ سے بات نہ کی۔ جہاز ایک خاص بلندی تک اڑان بھرنے کے بعد سیدھا ہو کر اپنی نارمل رفتار کے ساتھ پرواز کرنے لگا۔ یہ میرا لندن کا دوسرا سفر تھا۔ لندن اور بمبئی میں 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ ستمبر کی 28 تاریخ تھی۔ مجھے واقعی نیند آ گئی تھی، اس لیے کہ رات بھر سو نہ سکا تھا۔ آنکھ کھلی تو جہاز دبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ میں نے واہے گرو کہتے ہوئے اپنی داڑھی پر دونوں ہاتھ پھیرے اور مسافروں پر نگاہ ڈالی۔ ورما اپنی سیٹ پر نہیں تھا، اس کا سفری بیگ اس کی سیٹ کے نیچے پڑا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔
मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और वापस अपनी सीट पर आया तो देखा इंडियन इंटेलिजेंस वाला वर्मा अपना बैग खोले उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने बैग पीछे कर लिया जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो और बोला, वाह महाराज जी, दुबई नहीं उतरेंगे? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, क्या करेंगे उतर कर? हम रात 2 बजे मुंबई से चले थे और अभी तक रात ही थी। सूरज हमारे पीछे था और हम उसके आगे आगे रात की तरफ सफ़र कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पहुँचे तो दिन निकल आया था। अब यहाँ से लंदन तक 1.5 घंटे का सफ़र था। जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेशनल लाउंज में कुछ देर रुकना चाहिए ताकि ये शख्स इधर उधर हो जाए, मगर वो तो मुझे निगाह में रखेगा और मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस दौरान मुमकिन है कि जो शख्स मुझे लेने आया होगा वो परेशान होकर वापस न चला जाए। लामहला मुझे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही हेथरो एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। जहाज़ लंदन के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था। फिर नीचे लंदन बुर्ज दिखाई दिया। सुबह हो चुकी थी। लंदन पर बादल छाए थे और हमें स्पीकर पर बताया गया था कि लंदन में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हेथरो एयरपोर्ट पर काफ़ी ठंड थी। मैंने ग्लोबन गर्दन के गिर्द लपेट लिया था। ब्रीफ केस मेरे हाथ में था। इंटरनेशनल लाउंज में से गुजरते हुए मैं एक जगह रुक गया और टीवी स्क्रीन पर जैसे आने वाली फ्लाइट्स को पढ़ने लगा। दरअसल मैं आंखों के किनारे से अपने बाएं जानब देख रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वाला भी एक तरफ दिखाई दिया। वो बैग कंधे से लटकाए लाउंज के गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला रहा था। मैं चाहता था कि वो आगे निकल जाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे करीब से गुजरते हुए पंजाबी में बोला, महाराज जी, लंदन में बड़ी सर्दी है, आपको किस इलाके में जाना है? जी आओ इकट्ठे टैक्सी ले लेते हैं। मैंने ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी आप चलें, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया होगा। ये पुरस्कार शख्स अच्छा महराज करता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि वो गेट से बाहर निकलकर शीशे की दीवारों वाली चमकीली राहदारी में चलता हुआ दूर जा चुका है तो मैं अपनी जगह से हटा और आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ आ गया। मेरे कागजात और पासपोर्ट वगैरह इस महारत से तैयार किए गए थे कि हेथरो एयरपोर्ट के अमले को भी उन पर शक न हुआ और उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। अब मैं गेट से निकलकर राहदारी में आ गया। इंडियन इंटेलिजेंस वाला पुरस्कार आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोरे मर्द और औरतें तेज तेज कदमों से आ जा रहे थे। मैं राहदारी के आखिरी किनारे पर आ गया। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। मुझे मालूम था कि यह रास्ता एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर जाता है। वहाँ मुझे गाड़ियाँ और टैक्सियाँ खड़ी नजर आ रही थीं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं एक तरफ खड़े होकर जैसे अपने साथी को देखने लगा जिसके बारे में मैंने पुरस्कार शख्स को बताया था कि वह मुझे लेने आ रहा है। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मेरी आंखें असल में ब्राउन सूट और काली टई वाले लंबे कद के भारतीय नजाद आदमी को तलाश कर रही थीं। आखिर मैंने उसे देख लिया। वो सड़क के दूसरे किनारे पार्किंग लॉट के गेट के करीब स्याह रंग की एक फोकस वैगन के बाहर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आ गया। उसने आहिस्ता से मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में उसे अपना कोड बताया और उसे उसका कोड वर्ड पूछा। उसने जेब में से हाथ निकाल कर फोकस वैगन का दरवाज़ा खोलते हुए अपना कोड वर्ड बताया। मामला साफ था, ये हमारा ही आदमी था। मैं जल्दी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में दाखिल हुआ, इंजन स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी लंदन की कारपेट रोड पर चलने लगी। हम दोनों खामोश थे। गाड़ी एक खुली जगह पर आ गई जहाँ दोनों जानब खेत और फार्म हाउस थे। हम एयरपोर्ट से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब सड़क की दोनों जानब खूबसूरत कॉटेज शुरू हो गए। अचानक वो उर्दू ज़बान में बोला, मुझे लगता है कि एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। अब मैंने उसे मिस्टर केवल कृष्ण वर्मा के बारे में बताया कि मुझे महसूस होता है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। वो बम्बई से मेरे पीछे लगा है। उसने जल्दी से गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे लाकर ब्रेक लगा दिया और आहिस्ता से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, पीछे जाकर बोनट खोला और जैसे इंजन को झुककर देखने लगा, इतने में एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। उसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया।